हेलो दोस्तों, नेक्स्ट एग्ज़ाम अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए कितनी इम्पोर्टेंट होने वाली है ये तो आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को देख लीजिए। मैं बिना देरी किए इस वीडियो की स्टार्टिंग करती हूँ। पहला प्रश्न है, इकोनॉमिक्स से भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। ऑप्शन दिया है पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अब समय नहीं बचा है कि मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूं, इसलिए मुझे जैसे क्वेश्चन आंसर जो जैसे मिला है मैंने वैसे ले लिया है। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन आंसर कराती जा रही हूं। तो दोस्तों, जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो है मिश्रित, आप ध्यान रखिएगा। अब वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो योजना आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था। ऑप्शन है एस.के. धर समिति, सरकारिया समिति, नियोगी समिति, अशोक मेहता समिति। तो दोस्तों, जो योजना आयोग का गठन किया गया था वो किया गया था के.सी. नियोगी समिति की सिफारिश पर। दोस्तों, ये कि क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2-3 बार इसे रिवाइज कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई। ऑप्शन 1982, 1983, 1999 या फिर 2000। तो दोस्तों, जो भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1982 में। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन दिया है महात्मा गांधी, जे.सी. कृपलानी, जे.बी. कृपलानी या फिर अशोक मेहता। दोस्तों, यहाँ पर बहुत लोग सिली मिस्टेक करेंगे और वो मिस्टेक क्या करेंगे मैं ये भी बता देती हूँ। बहुत लोग यहाँ पर देखेंगे चरखा चरखा देखेंगे तो तुरंत महात्मा गांधी लगा देंगे, वहीं पर आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है जे.बी. कृपलानी। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा पुस्तक को लिखने वाले हैं जे.बी. कृपलानी। यहाँ पे जे.सी. कृपलानी भी है और जे.बी. कृपलानी है, आपको इन दोनों में से कंफ्यूज नहीं होना है। इसका जो सही आंसर है वो है जे.बी. कृपलानी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस का संबंध किस देश से है। दोस्तों, करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वां सत्र हुआ था उसके अध्यक्ष थे डेनिस फ्रांसिस। ये किस देश से थे यही पूछा है। डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन आंसर ले लिया है। त्रिनिदाद और टोबैगो। दोस्तों, ये नाम कितना डिफिकल्ट है आप देख लीजिए। ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन है मतलब कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है। दोस्तों, इसे ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो हिस्ट्री से क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता आधारित विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनने जा रहा है। दोस्तों, ये हिस्ट्री और करंट दोनों का मिला जुला क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता पर आधारित विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर बनने जा रहा है। ऑप्शन है बनावली में, राखीगढ़ी में, लोथल में या फिर कालीबंगा में। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा मतलब पूरे वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा संग्रहालय है वो बनने जा रहा है राखीगढ़ी में। राखीगढ़ी कहाँ पर है, हरियाणा में, इसे भी ध्यान रखिएगा। अब अगले प्रश्न की बात करें तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, देश का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन दिया है नीलगिरी, सिमलीपाल, पंचमढ़ी या फिर कंचनजंगा। तो जो देश का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र है वो है नीलगिरी। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। गिर, काजीरंगा, कान्हा या फिर कैमूर। तो दोस्तों, जो शेरों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है वो है गुजरात का गिर अभ्यारण्य। अब अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता था। ऑप्शन है सूरत, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता। दोस्तों, इस क्वेश्चन में भी बहुत लोग सिली मिस्टेक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी, वो ये देखेंगे और सीधे सूरत लगा देंगे, तो आपका यहीं से क्वेश्चन सीधे गलत हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो है मुंबई। आपको मिस्टेक नहीं करना है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसको बार बार देखकर रिवाइज करना है। अब अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है। दोस्तों, भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है। ऑप्शन है राउरकेला, बोकारो, जमशेदपुर,
श्रीशैलम। तो इसका जो सही आंसर है वो है जमशेदपुर। अगला प्रश्न है दोस्तों, करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह कौन सा है? तो डायरेक्ट मैंने इसका उत्तर ही ले लिया है, जुपिटर 3। आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी द्वारा लॉन्च यूरिया गोल्ड मिट्टी में किसकी कमी को दूर करेगा? दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने यूरिया गोल्ड लॉन्च किया है जो कि मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करेगा। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा एग्जाम में। आप इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है। कभी कभी यहाँ पे नहीं वाला जो क्वेश्चन पूछ देता है उसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पहले रीड करना होगा कि यहाँ पे हाँ पूछा है या ना पूछा है, यानी कि क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा है या निगेटिव में पूछा है। तो बहुत लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, तो आप लोगों को ये मिस्टेक एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करनी है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, फिर उसके बाद ही आंसर लगाना है। तो दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह के संबंध में जो कथन सही है, यहाँ पे 2 कथन दिए हैं, यानी कि ये क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होता है, उस टाइप का क्वेश्चन है। तो पहला जो ऑप्शन है, मतलब कि पहला स्टेटमेंट जो दिया है वो दिया है, गांधी ने भारत में पहली बार भूख हड़ताल की तकनीकी का इस्तेमाल किया था। यानी इस क्वेश्चन में सीधे सीधे ये पूछा है कि चंपारण सत्याग्रह के समय कौन सी घटना घटित हुई थी। क्या गांधी जी ने उस समय पहली बार भूख हड़ताल किया था, या फिर राजकुमार शुक्ल ने गांधी को चंपारण क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को देखने का अनुरोध किया था? दोस्तों, इसमें ये पूछा है कि चंपारण सत्याग्रह के समय क्या हुआ था। तो दोस्तों, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो हुआ था गांधी जी ने शायद, सॉरी दोस्तों, ये ध्यान पे नहीं चढ़ रहा इस टाइम। तो ये क्वेश्चन जो है, इसका जो सही आंसर होगा, इसका 2 ऑप्शन मैं और दिखा देती हूँ। इसका 2 ऑप्शन है, ए और 2 दोनों सही है, या फिर न तो 1 सही है न तो 2 सही है। तो दोस्तों, इसमें से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि चंपारण सत्याग्रह के समय राजकुमार शुक्ल ने गांधी को चंपारण के क्षेत्र में किसानों की समस्याओं को देखने के लिए कहा था, या फिर देखने का अनुरोध किया था। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भूगोल से क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? नोयल, दामोदर, भिवानी या फिर भदार? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। दोस्तों, अगर आप लोग अभी चैनल पर आए हो तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे और डायरेक्ट वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह कहाँ जाकर समाप्त होती है? दोस्तों, इसमें यह क्वेश्चन पूछा है कि गंगा नदी जो निकलती है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और कहाँ पर जाकर समाप्त होती है। ऑप्शन दिया है, अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या फिर बंगाल की खाड़ी। तो दोस्तों, गंगा नदी का उद्गम ग्लेशियर जो गंगोत्री ग्लेशियर से है, और ये जो समाप्त होती है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त होती है। अगला प्रश्न है, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तर में किया जा रहा है? दोस्तों, अब वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है या फिर लोथल कहाँ पर है। ये सारे क्वेश्चन अब नहीं पूछे जा रहे हैं। अब क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो गया है, अब काफ़ी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दोस्तों, ये क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता यानी कि हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन है कि कालीबंगा का जो उत्खनन कार्य है वो कितने स्तर में किया जा रहा है। ऑप्शन है 8, 1, 3 या 5। तो कालीबंगा का जो उत्खनन कार्य है वो 5 स्तर में किया जा रहा है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने कालीबंगा का उत्खनन कार्य किया था? ऑप्शन है, मेलबोर्न विद्यालय ऑस्ट्रिया, दूसरा है राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर, तीसरा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली, चौथा है डेक्कन कॉलेज पुणे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है, दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली।
अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जिसे नीरी भी कहा जाता है, यह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है भोपाल, नागपुर, जोधपुर या फिर देहरादून। तो दोस्तों नीरी जो स्थित है वो है नागपुर में। आपको ध्यान यहाँ से आराम से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं, नीरी नागपुर। अगला प्रश्न है WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है शिकागो में, पेरिस में, जेनेवा में या फिर न्यूयॉर्क में। तो दोस्तों WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी का सह संस्थापक था? ऑप्शन है अंबिका चरण मजमूदार, चितरंजन दास, रास बिहारी घोष और उसके साथ ऑप्शन है चौथा भूपेंद्र नाथ बोस। तो दोस्तों स्वराज पार्टी को दो लोगों ने मिलकर बनाया था। दोनों का नाम आप याद रखिए, एक तो है मोतीलाल नेहरू और दूसरे हैं चितरंजन दास। ये दो लोग हैं, दोनों लोगों का नाम आपको याद रखना है। स्वराज पार्टी के संस्थापक हो सकता है, जैसे कभी कभी होता है कि दोनों नाम एक साथ देता है, कभी कभी किसी एग्जाम में अलग अलग नाम देता है, तो आपको दोनों नाम को अच्छे से याद रखना होगा। अगला प्रश्न है भारत में वृक्षारोपण उत्सव वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है? भारत में वृक्षारोपण उत्सव वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, KM मुंशी, विनोबा भावे या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो जो भारत में वन महोत्सव के जन्मदाता हैं वो है KM मुंशी, कन्हैयालाल मुंशी। अगला प्रश्न है बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? दोस्तों बंगाल का विभाजन तो हुआ था 1905 में। दोस्तों ये बंगाल का विभाजन तो हुआ था 1905 में, लेकिन ये प्रभाव में आया था 1906 में। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है कि इसे रद्द कब कर दिया गया था, तो इसे रद्द कर दिया गया था 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन सी योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन है ऑप्शन नहीं, डायरेक्ट इसका आंसर है। 3 योजनाएं हैं, अमृत धरोहर योजना, 2 हैं मिष्टी योजना। ये दोनों योजना को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया? इस देश का नाम है सूरीनाम। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस समय कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन बनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है बिपरजॉय चक्रवात का नाम किस देश द्वारा दिया गया? इस देश का नाम है बांग्लादेश। दोस्तों बांग्लादेश से मतलब कि बिपरजॉय चक्रवात का नाम जो है वो बांग्लादेश की तरफ से दिया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा था? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ब्रिटेन के संविधान का, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का या फिर कनाडा के संविधान का। तो भारत के जो संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था वो पड़ा था भारत सरकार अधिनियम 1935 का। इसे भारत शासन अधिनियम भी कहा जाता है। दोस्तों हिंदी से क्वेश्चन है व्याप्त में कौन सी संधि है? डायरेक्ट संधि को मैंने ले लिया है, ऑप्शन नहीं है इसमें। तो दोस्तों व्याप्त में यहाँ पर देखिए हाफ मात्राएं हैं, तो व्याप्त में यड़ संधि है। यहाँ पर पूछा है मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? तो जब आप लोग इसका संधि विच्छेद करेंगे मनोविज्ञान का तो निकल के आएगा विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है कांतार किसका पर्यायवाची है? दोस्तों कांतार जो है वो जंगल का पर्यायवाची है। जंगल के कुछ और पर्यायवाची हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना होगा, कानन, विपिन, वन और अटवी। ये सभी जो हैं जंगल के पर्यायवाची हैं, आपको सभी को ध्यान में रखना होगा। अब अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों दाल होगा, दाल, यहाँ पे दाल है। जूतिया में दाल बांटना मुहावरे का अर्थ है, यानी कि लड़ाई झगड़ा हो जाना।
अगला प्रश्न है, किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? ऑप्शन है लॉर्ड ब्राइस, H.J. लास्की, आइवर जेनिंग्स या फिर केसी वियर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है केसी वियर। अगला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया? ऑप्शन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बंगलुरु से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन नई दिल्ली से या फिर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम से। तो दोस्तों इसमें जो मिशन चंद्रयान 3 जो था उसको लॉन्च किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। अगला प्रश्न है, ट्राइक्लोरोमीथेन जो है निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है? ऑप्शन है नवसादर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफॉर्म या फिर आइडोफॉर्म। दोस्तों जो ट्राइक्लोरोमीथेन है ये जो है ये क्लोरोफॉर्म का जो है वो रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड लिटन। इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास। दोस्तों यहाँ से एक और प्रश्न निकल गया कि रामचरितमानस के लेखक कौन है? जिनको नहीं पता है वो लोग जान ले, तुलसीदास हैं। किसके शासनकाल से संबंधित थे? ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, वाजिद अली शाह या फिर अकबर। तो इसका जो सही आंसर है वो है अकबर। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जो थे वो अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है हैदर अली, टीपू सुल्तान, औरंगजेब, कुली कुतुब शाह। दोस्तों चार मीनार का निर्माण करवाने वाले हैं कुली कुतुब शाह। अगला प्रश्न है, हरेला पर्व कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों यहाँ से दो क्वेश्चन निकल कर आएगा, मैं दोनों एक्सप्लेन करूंगी। हरेला पर्व जो मनाया जाता है वो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, वहीं पर एक है हरेली। दोस्तों एक पर्व है हरेली, ये कहाँ मनाया जाता है? ये बिल्कुल इसी से मैच करता हुआ है, तो लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा जो हरेला मनाया जाता है वो मनाया जाता है उत्तराखंड में, और जो हरेली मनाया जाता है वो आपका छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पानी में पारा, यहाँ पे होगा पारा, यहाँ पे पारा की अधिकता से कौन सा रोग होता है? दोस्तों पानी में पारा की अधिकता से जो रोग होता है वो होता है मिनी माता। अगला प्रश्न है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 4 जनवरी, 28 फरवरी, 2 फरवरी या फिर 12 फरवरी। दोस्तों जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है ये तो मनाया जाता है 2 फरवरी को, यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे, और 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। दोस्तों विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है ये आप लोग कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है? जिसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगला प्रश्न है, पहला अकार्बनिक यौगिक कौन सा है? अमोनिया है। दोस्तों ये थे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसे आप लोग अपने रिलेटिव को, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं, और वीडियो आप लोगों को पसंद आई है इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, और वीडियो जल्दी से पूरा देख लीजिएगा। थैंक यू।